इस देश की सियासत में एक कहावत कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और ये इस वजह से कही जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासी ताकत, सियासी बनावट ही कुछ ऐसी है। लेकिन जब भी बात पैसे की आती है, जब भी बात इन्वेस्टमेंट की आती है, जब भी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है, तो उत्तर प्रदेश पिछले कुछ दशकों में वो कहीं छूट गया था। लेकिन अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और वो भी निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इसकी कुछ वाजिब वजह भी हैं, जिसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव हैं, बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं और बहुत सारे अफसरों के, बहुत सारे नेताओं के कुछ कोशिशें हैं। वो कोशिशें क्या हैं, क्यों उत्तर प्रदेश ऐसे बेहतरी की दिशा में बढ़ रहा है, आखिर पिछले दिनों में क्या कुछ बदला है, ये जानने समझने की हम कोशिश करते हैं। और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रेरणा सिंह, जो IAS हैं और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ACEO हैं। तो थैंक यू मैम वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। पहला सवाल तो यही है कि हम लोग जब भी बात करते थे कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है या निवेश हो रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम लोग गुजरात का नाम लेते थे, महाराष्ट्र का नाम लेते थे, कर्नाटक का नाम लेते थे। उत्तर प्रदेश पीछे छूट जाता था। हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी हैं, तो एक मन में अफसोस भी होता था। लेकिन चीज़ें बेहतर हो रही हैं। क्या बदला है पिछले कुछ दिनों से? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि मुझे आपने इस मंच पे बुलाया और आज हम लोग अपने कुछ विचार साझा करेंगे। ये भी बताएंगे कि ग्रेटर नोएडा में क्या क्या उपलब्धियां हमारी रही हैं पिछले कुछ दिनों में। पर जो आपने कहा कि एक कायाकल्प हुआ उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश को पहले एक बीमारू राज्य की तरह देखा जाता था, जाना जाता था। लोग यहाँ आने को डरते थे। हम लोग भी जब बचपन में छोटे थे तो कभी उत्तर प्रदेश जब आए तो हमेशा मम्मी पापा कहते थे कि अब तो दरवाजे बंद कर लो गाड़ी के, यहाँ से रात के समय में मत जाओ। पर ये जो एक पिछले कुछ सालों में जो एक इतना बड़ा कायाकल्प देखने को मिला है, इसका पूरा श्रेय आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के श्री आदित्यनाथ योगी जी को देना चाहूँगी मैं। क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल हुआ है, जिस वजह से आज इन्वेस्टर एक सेफ वातावरण जो है देखता है उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है। इसीलिए नहीं कि क्राइम कंट्रोल हो गया है, कम्युनल टेंशन्स कम हो गई हैं, पर इसीलिए क्योंकि यहाँ की इन्वेस्टर फ्रेंडली एक फ्रेमवर्क भी बन गया है। बहुत सारी पॉलिसी चेंजेज हुई हैं उसमें। बिल्कुल, चाहे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, चाहे सब्सिडी बेनिफिट्स की बात करें, तो इसका पूर्ण श्रेय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी कर्मठ टीम को मैं देना चाहूँगी। उसी टीम की एक मेंबर आप भी हैं जी। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पहुँच पाया है? क्या अभी ये ट्रांजिशनल फेज़ में है या अब निवेशक पूरी तरह से भरोसा कर सकता है या कर रहा है कि ठीक है, अब हम महाराष्ट्र नहीं जाएंगे, हो गया है बहुत वहाँ पे हमारा निवेश, गुजरात नहीं जाएंगे, चलो अब उत्तर प्रदेश चलते हैं, कुछ चीज़ें हमारी बेहतर हो गई हैं? ये सोचने में बदलाव आया है या ट्रांजिशन है कि थोड़ा सोच रहा है, थोड़ा हिचक रहा है, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि पुराने अनुभव तो बहुत ख़राब रहे हैं यहाँ के? मुझे बताते हुए गौरवान्वित महसूस होता है कि अब हम ट्रांजिशन फेज से बहुत आगे आ गए हैं। आज उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में इतने सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनमें बड़े से बड़ा निवेशक दुनिया भर से निवेश करना चाहता है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि यहाँ पे हमें बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ मिलेंगी। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एक जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर CM सर बार बार उस पे ज़ोर देते हैं कि आप सीवरेज सिस्टम, नेटवर्क बनाएं, इलेक्ट्रिकल का, ड्रेन्स बनाएं, पानी की सुविधाएं अच्छी हों, डेटा सेंटर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी की खपत होती है, तो ये सब लाने के लिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा जो नीतियों में बदलाव हुआ है, बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव हुआ है, जिस तरीके से FAR ग्राउंड कवरेज के नॉर्म्स बढ़ाए गए हैं, या जो हमारा सब्सिडी बेनिफिट है, आप देखिए फॉर्च्यून 500 इंडिया या फॉर्च्यून 500 वर्ल्ड कंपनीज़ हैं, FDI निवेशक है, इनको अपफ्रंट लैंड सब्सिडी, अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी मिलती है। अगर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जो हम कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी अच्छी कंपनियां जब वो यहाँ आके निवेश करती हैं तो उन्हें बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं, और उसी वजह से उनके जो उच्च स्तर के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, जब वो आके यहाँ पर अपना ऑफिस बसाते हैं तो उसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहते हैं। तो GCC पॉलिसी,
हर तरीके के निवेश के लिए पॉलिसी है, चाहे एमएसएमई पे बढ़ावा देने की बात हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट में। एक होलिस्टिक तरीके से उत्तर प्रदेश का जो नक्शा बदला गया है और जो विश्व में उसकी पहचान हुई है, वो बिल्कुल ट्रांजिशन से हम आगे बढ़ गए हैं। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, बुंदेलखंड, बहुत सारी जगहों को निवेशक अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन मानते हैं कि वो यहाँ आना चाहते हैं। और उसका कारण ये भी है कि हमारे यहाँ पे लोकेशनल एडवांटेज है। आप देखिए, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का इंटरसेक्शन है ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और पार्क आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हब्स आ रहे हैं। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को, जो 16% थी अब 10% हुई, उसको सिंगल डिजिट में लाने के लिए बड़े बड़े 800 एकड़ में, 174 एकड़ में 2 बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब प्लान किए जा रहे हैं, जहां निवेशकों की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और इसी तरीके से और निवेशकों को यहाँ पे आने का एक शुभ अवसर मिलेगा। ये सारी बातें तो आपने वो बताई जो पिछले 8-10 सालों में यहाँ पे सब कुछ बदलाव हुआ है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि एक मान लीजिए इन्वेस्टर है, उसके पास ठीक ठाक पैसे हैं, वो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो वो देखेगा सबसे पहले कि मैं पहुँच जाऊँ। जिसके पास पैसा है तो वो फ्लाइट से आएगा, तो एयरपोर्ट हो गए, फिर वो उस एयरपोर्ट से वहाँ तक जाना चाहेगा, किसी एक 50 किलोमीटर दूर सड़क पे जाना चाहेगा, शहर में जाना चाहेगा, तो एक्सप्रेसवे हो गए, हाईवे हो गए, सारी चीज़ें डेवलपमेंट के सारे मॉडल हो गए। फिर भी निवेशक के मन में कोई एक तो ऐसा होता होगा कि ये एक साइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है यहाँ पे कि चलो, और ये हर जगह है। आप एक्सप्रेसवे बना रही हैं तो आपके पास भी है, गुजरात के पास भी है, महाराष्ट्र के पास भी है। एक्सप्रेसवे बना रही हैं, एयरपोर्ट बना रही हैं, तो हर राज्य में है। कोई एक साइलेंट ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जिसको वो बहुत अच्छे से करीब से देख रहा होगा और कह रहा होगा नहीं ये एक अच्छी चीज़ है, चलो अब यहाँ चलते हैं। ऐसा आपकी नज़र में कुछ है क्या यूपी में? जब अभी बहुत हाल ही में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में एक बैठक भी हुई थी, जिसमें पूरे एनसीआर के जनपदों को इनवाइट किया गया था, उच्च स्तर के अधिकारी थे और उन्होंने आके अपना प्रेजेंटेशंस दिया। तब उन्होंने भी यही पाया कि उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा, जो ये शहर बसे, इनका मॉडल सबसे रोबस्ट है। जो आप साइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो साइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारा क्वालिटी इंफ्रा है। आप, मैं शहरों के नाम नहीं लूँगी, परंतु बहुत शहरों में कंजेशन का इशू है, ट्रैफिक कंजेशन का। उसके अलावा लखनऊ में है, मैं तो लखनऊ आता जाता रहता हूँ, बहुत सारा इशू है वहाँ पे। बहुत सारे शहरों में हम बहुत तरीके के इश्यूज देखते हैं, लेकिन यहाँ जो चौड़ी सड़कें बनी हैं, पहले से मास्टर प्लानिंग के तहत जो शहर विकसित किया है, इंडस्ट्रियल हब बनाने की जो है एक शुरुआत हुई। उसके बाद आप पानी की बात करें, वाटर पाइपलाइंस का पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। 210 MLD गंगा जल सरफेस वाटर दिया जाता है। जो सीवर वाटर है उसको पर्याप्त संख्या के STP से ट्रीट करके उस रिसाइकल्ड वाटर को हॉर्टिकल्चर में, सिविल वर्क में यूज़ किया जाता है। तो ये जो एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपको ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलेगा। और इसमें जो और भी हम लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वो अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो साइलेंट इंफ्रा में जो प्लग एंड प्ले इंफ्रा है कि आपके पास पानी, सीवरेज, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, CCMS गवर्न, बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम, बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नोलॉजी, सैनिटेशन, GPS ट्रैक्ड व्हीकल्स, ये सब जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमें लोगों को देनी होती है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, वो एफिशिएंट है, इकोनॉमिक है एंड वो कहीं ना कहीं आज सस्टेनेबल भी है। अच्छा, जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, जिसकी आप सारी बात कर रही हैं, सब कुछ बेहतर हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, कोई एक एग्जाम्पल है क्या आपके पास कि ये सब कुछ जब नहीं था तो कोई एक बड़ा इन्वेस्टर आया था यूपी, उसने देखा कि यार यहाँ तो सब कुछ भी नहीं है, वो अपना पैसा उठाया, झोला उठाया, वापस चला गया, कहीं और आगे ले गया, लेकिन अब कोई ऐसे प्रोजेक्ट देख करके कोई कह रहा हो कि हाँ अब हम वापस आ रहे हैं, अब आपने बेहतर कर दिया है? कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपके दिमाग में है क्या जो इसने इन्वेस्ट किया हो यहाँ पे? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं बता सकती हूँ, पर मैं कुछ चुनिंदा जिनका नाम लेना चाहूँगी। हम सब ने सोनालिका ट्रैक्टर्स, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड, ITL के बारे में सुना है, बचपन से देखा है, उनके ट्रैक्टर्स बहुत फेमस है। होशियारपुर से पहली बार, पंजाब से पहली बार वो निकल के उत्तर प्रदेश में आए हैं। उन्होंने 25 एकड़ में अपना R&D सेंटर जो है इस्टेब्लिश करने की प्रक्रिया शुरू की है। एंड माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा के मार्गदर्शन में उनको सब्सिडी बेनिफिट्स भी मिले और उनको यहाँ पे एक अच्छा वातावरण मिला इन्वेस्ट करने का।
अवादा एक बहुत बड़ी कंपनी है जिनको बहुत अच्छी बहुत ल्यूक्रेटिव एक लैंड यहाँ पर मिला, जिसमें वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग ऐसी ला रहे हैं जिसमें वो इन हाउस इनगॉट वेफर्स सेमीकंडक्टर सारी चीज़ें एक ही जगह बनाएंगे। तो ऐसे बहुत नाम हैं जो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जाने वाले थे, परंतु उन्होंने उत्तर प्रदेश को और ग्रेटर नोएडा को चुना, और इस लिस्ट का अंत नहीं है। मैं आपसे बस इसलिए ये समझना चाहता हूँ, क्या ये लोग वो लोग हैं जो पहले फिजिबिलिटी टेस्ट करके जा चुके हैं, पहले आए थे 8-10 साल पहले, देखा था यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ नहीं करेंगे, चलो कहीं और चलते हैं, और ये लोग अब फिर वापस आए हैं? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप बार बार ग्रेटर नोएडा की बात कर रही हैं, चूँकि आपके पास ग्रेटर नोएडा का ही प्रभार भी है। कौन सी ऐसी चीज़ है ग्रेटर नोएडा की जो आपने यहाँ पे लागू किया और यूपी के कुछ और शहरों में उस पूरे मॉडल को आप लागू करना चाहती हैं या करना चाहिए? मैं कहूँगी उत्तर प्रदेश के सभी शहर और इंडिया के, भारत के सभी शहरों में ये मॉडल आना चाहिए, जो अगेन हमारे ऑनरेबल सीएम सर का विजन था कि नोएडा, गौतम बुद्ध नगर गेटवे है उत्तर प्रदेश का। दिल्ली से, किसी भी राज्य से लोग जब एंटर करते हैं तो यहाँ से एंटर करते हैं, तो ये शहर वर्ल्ड क्लास सिटी की तरह डेवलप होना चाहिए। तो एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट जो मेरे जहन में आ रहा है वो है इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके तहत एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया जाता है। 2270 कैमरास जो हैं, सीसीटीवी कैमरास पूरे शहर में लगाए गए, ताकि, और वो कैमरा सामान्य कैमरास नहीं है, वो AI बेस्ड कैमरास हैं। तो वो आपको ऑनलाइन चालान जनरेट करेंगे, जिससे ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, प्रदूषण कम होगा। मेरा एक बार हो चुका है। इसके अलावा हम लोगों के जो आज बात होती है कि 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं कंट्री में, इतनी मौतें होती हैं, तो इन एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए ये मॉडल अच्छा साबित होगा। इसी के अतिरिक्त जो भी हमारी जल, सीवर, इलेक्ट्रिकल, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटीज़ की बात करें, इन सब की मॉनिटरिंग भी एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तहत हो सकेगी। एंड ICCC का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, सक्सेसफुल एग्जाम्पल हम लोगों ने कोविड के समय में देखा है। तो ये एक ऐसा मॉडल है AI बेस्ड कि कुछ भी छोटी सी घटना हो रही है, उसके लिए AI जनरेटेड मैसेज हमारे कंट्रोल रूम में आएगा, और हम उन्हें तुरंत अपने जो महिला हेल्पलाइन है या 112 है उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, या पास के हॉस्पिटल से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड उनको त्वरित जो है उनकी समस्या का हम निस्तारण कर सकते हैं। हम अपनी बातचीत के दौरान आपने एक वर्ड का जिक्र किया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर इस वर्ड का मतलब क्या है ज़मीन पर? बातें तो बहुत सारी हो जाती हैं कि आप आइए, आपके लिए ईज़ ऑफ डूइंग है, आप सब कुछ कर सकते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम है, ये है, वो है, सब कुछ बातें बड़ी बड़ी होती हैं। आता है निवेशक और फंस जाता है, और फिर वो माथा पकड़ के बैठ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप इसको कैसे देखती हैं? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को मैं, एक बहुत बड़ा टर्म है जिसको बताने में शायद अगर एलैबोरेट करने लगे तो बहुत समय निकल जाएगा। हमारी पब्लिक भी है, जो आम जनता भी है, जो वोटर भी है, वो भी इस बात को समझना चाहता है, यार मुख्यमंत्री जी कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग कर दिया, अधिकारी कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग कर दिया, ये होता क्या है, कैसे होता है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर मैं एक बहुत सामान्य उदाहरण लूँ, आप एक निवेशक हैं और हम लोग प्राधिकरण हैं जो आपको आगे लैंड देना चाहते हैं। सो जो एक सबसे बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में हुआ है, इन्वेस्ट यूपी को बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल एक प्ले करने को देखा गया है। इन्वेस्ट यूपी से आप देखेंगे निवेशक सिर्फ अपना इंटेंट भी बताएगा तो उन्हें LOI जारी होना या उनको LOC जारी होना, एंड उसके बाद उनको एक उद्यमी मित्र असाइन होके उनसे लगातार वार्तालाप होता है, आप कहाँ लैंड लेना चाहते हैं। फिर वो उद्यमी मित्र और हमारी प्राधिकरण की टीम के बीच में समन्वय स्थापित करके उन्हें मौके पे दिखाया जाता है। आप IT का प्लॉट चाह रहे हैं, आप इंडस्ट्री का प्लॉट चाह रहे हैं, आप कमर्शियल बिल्डर हैं, आप जो भी चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें लैंड फाइनल किया जाता है, उसका एक लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाता है। वो लैंड रिजर्व होने के बाद उन्हें तमाम सब्सिडी बेनिफिट्स बताए जाते हैं, और जिस भी पॉलिसी फ्रेमवर्क में वो फिट होते हैं वो लाभ उनको दिया जाता है। फिर एक अलॉटमेंट होता है, ये एक तरीका है, और इसके अलावा ऑक्शन का तरीका है। तो ऑक्शन अगेन इतना ट्रांसपेरेंट एक तरीका हो गया कि जो हाईएस्ट बिडर होंगे उनको वो प्लॉट मिलेगा। उसके बाद चाहे आपका अलॉटमेंट लेटर है, लीज डीड है, नक्शा सैंक्शन है, कंप्लीशन है, या एंड टू एंड जो भी एक निवेशक को चाहिए, उसके लिए हमारा पोर्टल है, निवेश मित्रा पोर्टल, निवेश सारथी पोर्टल, जो वन स्टॉप सोल्यूशन है। उस पे पहले 300 टाइप के अप्रूवल होते थे, जो अब कम करके दर्जनों में रह गए हैं।
तो अप्रूवल्स चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हो, स्टैम्प डिपार्टमेंट से हो, कलेक्टरेट से हो, उन सब में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। कम से कम आपको अप्रूवल्स लेने, उद्यमी मित्र और प्राधिकरण खुद एक एक इन्वेस्टर से हम ट्रैक कर सकते हैं उसको कि हमारा अप्रूवल कहाँ फंसा हुआ है। पहले तो फाइल गई किसी बाबू के पास और अब खोजते रहो, अरे देख लो उधर फंसी हुई है तुम्हारी कहीं फाइल। बिल्कुल, और ई ऑफिस आने के बाद सब चीज़ें बिल्कुल समयबद्ध और गुणवत्ता परक तरीके से निष्पादित होने लग गई हैं। ये है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस वजह से आज लोग निवेश करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। कमी भी तो होगी, कुछ तो कमी होगी। कौन सा ऐसा वीक पॉइंट है जो अभी बतौर एडमिनिस्ट्रेटर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप जैसे एडमिनिस्ट्रेटर को, आपके और साथियों को, सरकार को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो हम भरोसा भी इन्वेस्टर को दिला रहे हैं, कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं, सबको भरोसा हो जाए कि भाई मैं कह रहा हूँ तो ये सही है। कोई एक वीक पॉइंट है आप लोगों का? मुझे लगता है कि एक जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, और जब हम डेमोग्राफिक शिफ्ट की बात करते हैं तो क्या वो डेमोग्राफिक शिफ्ट डिविडेंड में तब्दील होगा या वो डिलेमा में तब्दील होगा? ये जो है हमारा अर्बन शहर, हमारी अर्बनाइजेशन की जो ग्रोथ स्टोरी है उसी पे निर्भर करेगा। तो आज से 10 साल में मिलियंस ऑफ पीपल विल बी कमिंग टू सिटीज़। इतने लोग, सैकड़ों लोग आएंगे शहर, क्यों? क्योंकि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य की जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए, उनको बच्चों के लिए और अच्छी पढ़ाई चाहिए, अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट चाहिए। इन सभी चीज़ों में एक सिटीजनरी जो डेवलप हो रही है वो बहुत डिमांडिंग हो गई है। तो एक जो चुनौती मुझे लगती है जिस पे हम काम कर रहे हैं और हमें बेहतर काम करना चाहिए, वो है एक्टिव सिटीजनशिप पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। अच्छा, जो हमारे गवर्नेंस मॉड्यूल्स हैं, सीएम सर IGRS लाएं, आपके पास बेस्ट ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स हैं, बट जो हमारी प्लानिंग है या हमारे जो बहुत मेन मुद्दे हैं, आज नहीं है बट शायद आज से कुछ साल बाद, ट्रैफिक कंजेशन या ग्रीन स्पेसेस ना होना या पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली चीज़ें ना होना, क्योंकि शहर धीरे धीरे नहीं काफ़ी तेज़ गति पे बढ़ रहा है। शहर तेज हो रहे हैं, पार्क कम होते जा रहे हैं, ग्रीनलैंड कम होता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है, मल्टी स्टोरीज बनती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिटीज़न का भी रोल है, जब वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो वो भी अपने आप को उतना ही रिस्पॉन्सिबल पाएगा। इन्फोर्समेंट एक चीज़ है, लेकिन जो आप सिटीज़न बिहेवियर में बदलाव लाके जो गवर्नेंस आप कर सकते हैं और जो विकास अपने शहर का, क्षेत्र का, राज्य का कर सकते हैं, उसके लिए हमें सिटीजनशिप पार्टिसिपेशन चाहिए और इसमें हमें और काम करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम तत्पर हैं। आप सिटीजन पार्टनरशिप की बात कर रही हैं। जैसे ही कोई नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक शुरू होता है, आप लोग भी करते हैं और भी राज्यों में होता है, हर जगह ये होता है, कुछ लैंड एक्वायर करनी है, सड़क बनानी है, कुछ भी करना है, तो कई बार आता है कि पेड़ काटने हैं। उनकी संख्या कभी 50 होती है, कभी 100 होती है, कभी 1000 होती है, कभी 2000 होती है। और जैसे ही ये बात आती है कि कुछ पेड़ कटने हैं, इन्वायरमेंट इश्यूज शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण। सस्टेनेबल कोई पर्यावरण का मॉडल है क्या कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट भी होता रहे, ताकि कोई इशू क्रिएट ना हो, जो आम पब्लिक भी कई बार करती है। हम जैसे लोग भी जो हैं, जब हमको लगता है कि यार पेड़ कटने हैं, तो हमें ये नहीं दिखता है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप हो रहा है, हमें ये दिखता है कि पहले 3000 पेड़ ये काट रहे हैं, पहले ये क्यों काट रहे हैं। इसका जवाब आप लोग कैसे देते हैं? इसका जवाब जो हमारा इकोनॉमिक्स एनवायरमेंटल इक्विलिब्रियम की थ्योरी है कि हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, रैपिड अर्बनाइजेशन भी चाहिए और हमें साथ में एनवायरमेंट को बचा के रखना है, क्योंकि हम अगली पीढ़ी को एक ऐसा शहर दे पाएँ जिसको वो लाइबिलिटी ना समझे बट वहाँ वो सेलिब्रेट करें। ऐसी चीज़ देने के लिए हमें इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना ज़रूरी है, जिसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलते हैं, जो मैं बताना चाहूँगी। हम हमेशा कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन कैंपा फंड्स के बारे में जानते हैं। हम बात करते हैं कार्बन क्रेडिट्स की, कार्बन क्रेडिट्स की। सो इन सब बातों में अभी जो है हमें, चाहे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की बात हो, कार्बन क्रेडिट्स की बात हो, अभी बहुत समय लगेगा और चीज़ों को स्केल पे ले जाने के लिए। लेकिन सबसे आसान एग्जाम्पल है हमारे अलॉटमेंट्स। हमारे यहाँ अलॉटमेंट जो होता है,
आपका वहाँ पे 50% एक तो ग्रीन रखा जाता है अच्छा। और यूटिलिटीज़ के लिए रखा जाता है, बाकी 50% डेवलप्ड प्लॉट को अलॉट किया जाता है। आजकल ऐसे अलॉटमेंट्स हो रहे हैं जिसमें आप 70-30 के माध्यम से 70% ग्रीन रखें, रिक्रिएशनल रखें, गोल्फ कोर्सेज लाएं, क्रिकेट स्टेडियम्स लाएं और उसके साथ रेजिडेंशियल टाउनशिप भी हो, थोड़ा सा कमर्शियल टाउनशिप भी हो। तो इस तरीके के जो मिक्स्ड यूज़ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यही आगे का फ्यूचर है, जिसमें हम उस एरिया को ज़रूर चिन्हित रखें जहाँ पे ओपन स्पेसेस हैं, शहर को और सुंदर और लिवेबल बनाता है और कहीं ना कहीं हमारे AQI को भी बेटर रखता है। लेकिन ये तो आप लोगों की तरफ से ये पहल हो जाती है कि चलिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल्स हैं उसके तहत आप ये सारा काम करते हैं। कई बार इन्वेस्टर होता है, पैसा लगाने वाला जो होता है, वो पैसा लगाता है और पैसा लगा करके उसको वापस हासिल करने के जल्दबाजी में ये जो सस्टेनेबल मॉडल आप पूरा कह रही हैं उसमें कई बार ये खेल करता है। आप लोग भी जानते हैं इन सारी चीज़ों को। ऐसे इन्वेस्टर से आप खुद को दूर कैसे रखते हैं, या ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए आपके पास प्रोविज़न क्या है कि उसने वादा कुछ और किया था, कर वो कुछ और रहा है? हमारे यहाँ एक सिस्टम है HLEC का, हाई लेवल एम्पावर्ड कमेटी होती है, जो एक प्रॉपर तरीके से उनका इंटरव्यू करके, साक्षात्कार के बेसिस पे उनके पुराने क्रेडेंशियल्स देखते हैं और उसके बेसिस पे ही कोई अलॉटमेंट और इन्वेस्टमेंट आज के समय में हो रहा है। आप ऑक्शन प्रोसेस देखें तो एक इतनी लंबी लिस्ट है जिसके अंदर उनकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी, टेक्निकल एलिजिबिलिटी, पास्ट क्रेडेंशियल्स, सब चीज़ें देखे जाते हैं कि वो कहीं पहले ब्लैक लिस्टेड तो नहीं रहे हैं। ये चीज़ की जाती है, परंतु इसके बाद भी अगर कभी इशू देखने को मिलता है तो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट अगर उसने कुछ और गड़बड़ कर दी, बिल्कुल, तो हमारे पास कैंसिलेशन से लेकर इन्फोर्समेंट से लेके बहुत सारे तरीके, पेनल्टीज़ इम्पोज करने से लेके बहुत सारे तरीके हैं। और आजकल तो इतने, चाहे हम जुडिशरी देखें, NCLT देखें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो हमें मदद करते हैं, थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएटेड बायर्स को मदद करते हैं और जल्दी उनके प्रोजेक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल बस जी, इन्वेस्टर देश का हो या विदेश का, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर आपका मैसेज क्या है उसके लिए? क्यों निवेश करे आपके यहाँ? वो हमारे यहाँ इसलिए निवेश करे क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी लोकेशनल एडवांटेज है। उत्तर प्रदेश के पास, चाहे आप रिसोर्सेज की बात करें, चाहे बेस्ट मैन पावर की बात करें, चाहे आप यहाँ की पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करें, anything and everything is possible now in उत्तर प्रदेश and it is very soon going to become the उत्तम प्रदेश। चलिए, तो इस बातचीत को हम यही ख़त्म करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि ये जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इन जैसे अधिकारियों का काम है और निवेशकों का काम है यहाँ पैसे लगाना, अपने बिजनेस को बढ़ाना और उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाना। इसी के साथ हम इस बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं। आप देख रहे थे ABP लाइव। थैंक यू। थैंक यू सो मच।